हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या है हेडिंग? शून्य कोटि की अभिक्रिया हेडिंग है। और इसी में मैं लिखा हूँ जो डिफिनेशन है। फिर डिफिनेशन के बाद जो उसके आगे सॉल्व किया जाएगा उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए अपने कॉपी में। शून्य कोटि की अभिक्रिया है। फिर उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक और आता है अर्धायुकाल, वो कम इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में और पढ़िए, समझिए। देखिए देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसी वीडियो को आप 2 बार देखिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। तो अभी घबराइएगा, पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, आएगा समझ में। उम्मीद करता हूँ ध्यान से देखिएगा। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता, किसकी? अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। फिर देखिए, अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे निर्भर नहीं करता, सॉरी। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जो है अणुओं पर और अभिकारक अणुओं पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। माना ए कोई अभिकारक है ना, कोई अभिकारक मान लेते हैं। यहाँ पर ए है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, अभिकारक ए है और जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब इसे जब उत्पाद में परिवर्तित होगा तो यह उत्पाद में परिवर्तित होगा, जो उत्पाद में परिवर्तित होता है। ये तो आपको लिखना इतना है। अब इसको आप लिख सकते हैं डी ए अपान डी टी प्रोपोर्शनल ए पावर 0। अब 0 क्यों हुआ? क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। जब शून्य कोटि की अभिक्रिया रहेगा इसीलिए यहाँ पर 0 हुआ। और डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल ए अभिकारक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्रिया की दर जब ज्ञात करना हो, क्रिया की दर मैं पहले ही बता दिया, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझना तो पड़ेगा ही ना। क्रिया की दर, जब क्रिया की दर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? डी हाफ ए अपान डी टी। अब जब प्रोपोर्शनल हटता है क्या आ जाता है? के आ जाता है। क्या आ जाता है? के। और सेम वैसे मैं इसको लिख लूँगा सारा। क्या आ जाता है? के आ जाता है, ये ए है। अब यदि ए प्रारंभ में ए मोल प्रति लीटर, लिख लो, यदि ए प्रारंभ में ए मोल प्रति लीटर, क्या है? मोल प्रति लीटर, और टी समय बाद ए के यक्स मोल प्रति लीटर। ध्यान दीजिएगा कि मैं समझाऊंगा। मोल प्रति लीटर उत्पाद है, क्या है? उत्पाद। ध्यान दीजिए। अब टी समय बाद ए के यक्स मोल प्रति लीटर, तो कुल कितना हो जाएगा? तो कुल क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा। ए माइनस एक्स अभिकारक पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। क्या है ये? ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा? अभिकारक पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे जब डी हो, फिर ये लिख रहा हूँ अपन डी टी इज इक्वल टू के लिखेंगे। ये जो 0 का मान है ये टोटल ये आ गया ए का मान। अरे भाई, जब टी के बाद हो जाएगा, टी समय के बाद ए के यक्स मोल, तो क्या हो जाएगा? ए की जगह ए माइनस यक्स पावर 0। सॉरी दिखा नहीं आपको, फिर से देख लीजिए। जो यक्स ए है, ए के यक्स मोल प्रति लीटर उत्पाद, तो ए के बाद वाला जो होगा कुल, तो कुल क्या होगा? ए माइनस एक्स होगा। यानी कि ए की जगह ए माइनस एक्स रखा हूँ और 0 था, 0 है। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी की पावर जैसे 6 है तो 6 के पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? उसका मान 1 होता है। तो ऐसे ए माइनस एक्स पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये समझ लीजिए, समाकलन फिर करना है नीचे अभी आपको। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो 1 को नहीं लिखेंगे तो लिख लेंगे आप dx भी लिख सकते हैं इसको, dx अपान डी टी इज इक्वल टू के लिख सकते हो ना। अब क्या करना है आपको? समाकलन करना है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा?
के डी टी। अब समाकलन करने पर समाकलन भी आपको इसमें करना पड़ेगा। तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, के डी टी। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब ये समाकलन इतना आया, अब इसको समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू के डी टी। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू के बाहर आ जाएगा। यदि आप क्लास 12 में मैथ लिए होंगे और आपका समाकलन बता दिया गया होगा तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं लिए तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि डी एक्स का मान एक्स होगा, के बाहर आ जाता है। फिर डी टी को हम कर देंगे, फिर से समाकलन करते हैं। डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के डी टी का क्या हो जाएगा, टी लिख लो, के टी प्लस सी आ गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं लगा रहा हूँ, यही चीज़ उधर लिख रहा हूँ मैं, एक्स बराबर के टी प्लस सी। देखिए लिख रहा हूँ, एक्स बराबर क्या आया था, के टी प्लस सी। एक्स बराबर के टी प्लस सी आया था। तो यदि हम मान लेते हैं टी बराबर 0, समय क्या हो जाएगा 0। यदि टी बराबर 0 और एक्स बराबर 0, जब दोनों का मान 0 मान लेते हैं तो टी का मान यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर भी 0 रख देंगे। क्या हो जाएगा 0, एक्स का मान 0 रख दिया और टी का भी मान तो 0 हुआ। के का मान ऐसे ही रख दो और गुणे टी का मान 0 है प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी बराबर क्या आया, 0 आ गया। तो सी का मान समीकरण 1 में रख दो, जो समीकरण नंबर 1 आया था ना, ये सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, क्या हो जाएगा, के बराबर एक्स बराबर क्या है, के टी प्लस सी। तो एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान क्या आया था 0, तो 0 लिख दो। तो एक्स बराबर क्या आया, के टी आया के टी ने। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक्स बराबर के टी आया तो क्या लिख सकते हैं, के इधर कर सकते हैं, के बराबर एक्स बाई टी। यही आपका आ गया है। यह क्या आया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।